नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ के इवनिंग शो द इवनिंग एडिशन। और आज दिन भर क्या बड़ी खबरें रही उस पर भी डिटेल में चर्चा करेंगे। बट आज दो बड़ी स्टोरीज हैं जिन पर आज हम डिटेल में आज की बड़ी खबर में और फीचर स्टोरी में बात करेंगे। एक खबर है कि जम्मू एंड कश्मीर के एक आर्टिस्ट हैं, जम्मू के खासकर जम्मू संभाग के सांबा ज़िले के मानसर एरिया में ज़्यादा वो मिलते हैं और कई बार हमें दिखते हैं खूबसूरत सी अपनी आवाज़ जो है वो दुनिया भर को सुनाते हुए। कई लोगों ने उनके इंटरव्यूज़ कर कई लोगों ने उनके गाने सुनकर हज़ारों लाखों जो व्यूज़ हैं वो लिए हैं। पर इस समय उनकी क्या स्थिति है वो आपके साथ साझा करेंगे। इनका नाम रिंकू शर्मा है, ये तस्वीर आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। और इनके साथ क्या कुछ इस समय गुजर रही है, क्योंकि कई बार होता है कि जो पर्दे के पीछे की कहानी है वो जनता के सामने नहीं आ पाती है। उस पर थोड़ी सी बात करेंगे आज की फीचर स्टोरी में। पर सबसे पहले आज क्या कुछ बड़ी खबरें रही। सबसे पहले पॉलिटिकल अगर मैं खबर की बात करूँ तो मुजफ्फर हुसैन बेग साहब ने जो कि PDP के चीफ पैटर्न रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, कई बड़े ओहदों पर उनको जो है वो देखा गया है। और उन्होंने आज PDP का दामन जो कुछ देर पहले छोड़ा था, अब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पीपल्स कॉन्फ्रेंस में, माफ़ कीजिएगा, उसमें जो है वो शामिल हो गए हैं सज्जाद लोन की पार्टी में। उसी एक खबर से जुड़ी एक और खबर कि PDP के एक और नेता जम्मू में एक बड़े चेहरा सुरिंदर चौधरी, फॉर्मर MLC, और इस समय काफ़ी बड़ी जो है पोस्ट पर, वो जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट पर जो है वो लगातार कामकाज कर रहे थे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से। वहाँ से एक खबर आ रही है कि शायद वो कुछ ही दिनों में पार्टी से जो है ऑफिशियली रेजिग्नेशन जो है वो डाल देंगे। अब क्या उनकी मंशा है, क्यों वो छोड़ रहे हैं और किस तरीके की नाराज़गी है, वो शायद हो सकता है कि कुछ दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वो साझा करें। इसके अलावा एक खबर जो आज सेक्रेटरीट से, क्योंकि हम सेक्रेटरीट की भी कोशिश करते हैं कि क्या गवर्नमेंट के बीच में बातचीत हो रही है आम जनता को लेकर, उस पर भी जो है वो चर्चा ज़रूर की जाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम और जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड और श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के दोनों CEOs, जो कि अब कल ऑर्डर तक आने से पहले जो CEOs थे, जिसमें जम्मू से सुषमा चौहान मैडम और कश्मीर के श्रीनगर से डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी, ये दोनों थे। और इनसे जो है वो वार्तालाप हुई है कि स्मार्ट सिटी का कामकाज कहाँ तक पहुँचा है, DPR जो बनाई गई हैं वो कब तक इम्प्लीमेंट हो जाएंगी, कब तक उस पर काम कंप्लीट हो जाएगा, जो पोल्स लगे हैं उनको किस तरह से तैयार करना है, स्मार्ट सिटी के कामकाज में रोड्स का काम किस तरह से हो रहा है, इन सारी चीज़ों पर डिटेल में चर्चा हुई है। उन्होंने कहा है कि तेज़ी से इस पर काम किया जाए, जल्द से जल्द स्मार्ट सिटी बनकर जम्मू और श्रीनगर हमें जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को देनी है। जम्मू विंटर कैपिटल है, श्रीनगर समर कैपिटल है, ये तो आप सब जानते ही हैं। और हर साल की तरह जिस तरह से मूव होता है इस बार भी मूव होने वाला है। और उसी को लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब की तैयारियां भी लगातार चल रही हैं, अलग अलग मीटिंग्स जो है वो लगातार कर रहे हैं। आज की फीचर स्टोरी पर जाने से पहले एक खबर जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी और पूरे देश भर से जुड़ी है। कोविड वैक्सीन को लेकर और कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को लेकर उन्होंने काफ़ी चिंता जताई है। सबसे पहले कोरोना वायरस का बढ़ते संक्रमण को लेकर उन्होंने कहा कि जिस तरह से बाकी देशों में सेकंड, थर्ड, फोर्थ वेव आई, उसी तरह से सेकंड वेव पूरे देश भर में आ सकती है अगर जिस तरह से हमने ढिलाई बढ़ती हुई है। और लगातार कुछ स्टेटों से, खासकर उन्होंने 70 डिस्ट्रिक्ट्स की बात की कि उन इलाकों से लगातार केसेस जो हैं बढ़ रहे हैं। उसका नतीजा ये है, उसका कारण ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं अब मास्क पहनना कम कर चुके हैं, जो प्रिकॉशंस थे वो लेना कम कर चुके हैं, जिसकी वजह से खासा नुकसान जो है हो सकता है आने वाले समय में अगर इसको सही तरीके से नहीं रोका गया। जोर दिया गया है कि माइक्रो जो हैं वो कंटेनमेंट जोन बनाए जाएं। पहले एक डिस्ट्रिक्ट को या एक ज़िले को या माफ़ कीजिएगा एक तहसील को, एक ब्लॉक को, एक गांव को जो अगर कंटेनमेंट जोन बनाया जाता तो छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन बनाए जाए जहां पर ज़्यादा केसेस आते हैं। उसके बाद जो टेस्ट, ट्रेस और ट्रैक का जो फॉर्मूला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से दिया। और जो सही इंपॉर्टेंट बात जो आज मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करने वाला हूं वो ये है कि कोविड वैक्सीन को लेकर उन्होंने बात कही है कि उस पर जो वेस्टेज हो रही है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में काफ़ी ज़्यादा है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी ज़्यादा है, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि इस पर स्टेट्स को चिंता जतानी चाहिए और इस पर काम जल्द से जल्द करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी सरकार इतना खर्चा कर जो है वो वैक्सीन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। और अगर वो वैक्सीन आम जनता तक नहीं पहुंच पाएगी उसमें काफ़ी नुकसान जो है वो आम जनता को तो होगा ही होगा, बट सरकारी जो बजट है वो भी काफ़ी ज़्यादा हिल जाएगा। उन्होंने कहा
कहा कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश की जो स्टेट्स हैं, इसके अलावा जो बाकी स्टेट जो लगातार जिनकी कोविड वैक्सीन जो वेस्टेज की खबरें लगातार ज़्यादा आ रही हैं वो ना आए, उसको लेकर जो सरकारें हैं अलग अलग स्टेट्स और यूटीज़ की, वो लगातार काम करें। आपको बता दूं कि तेलंगाना का इस समय 17.6% डेटा है, जो कि यानी कि हर 1000 में से 176 वैक्सीन जो है उनकी वेस्ट हो रही है। और वहीं आंध्र प्रदेश का 116 यानी कि 11.6% जो है वो वैक्सीन जो है वेस्ट हो रही है। वहीं डेटा उत्तर प्रदेश का भी आया है 9.4% यानी कि 1000 में से 94 वैक्सीन डोज जो है उनके वेस्ट हो रहे हैं। कर्नाटका में 6.9 और जहां हम बैठे हैं जम्मू एंड कश्मीर में 6.6 यानी कि 1000 में से 66 कोविड के जो डोजेज हैं वो वेस्ट हो रहे हैं। उसके क्या कारण है और ये वैक्सीन वेस्ट होने की वेस्टेज है क्या, उस पर थोड़ा सी नज़र डाल लेते हैं। वैक्सीन वेस्ट दरअसल वैक्सीन वेस्ट ये है कि जो वैक्सीन बच जाती है या फिर जो लोगों को नहीं लग पाती, उसके बाद उसको प्रॉपर या तो स्टोर नहीं किया जा रहा या फिर उसको सही तरीके से लोगों तक पहुंचाया नहीं जा रहा, जिसकी वजह से वैक्सीन वेस्ट हो रही है। इस समय सरकार को कोविशील्ड का खर्चा 210 रुपये और कोवैक्सीन का, यानी कि दो अलग अलग जो कंपनीज बना रही हैं, उसका खर्चा कोवैक्सीन का 295 रुपये है। और अगर मैं बात करूं तो दो बड़े कारण जो एक्सपर्ट्स ने हमारे सामने रखे हैं कोविड वैक्सीन की वेस्टेज को लेकर। पहला है कि प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन और कोल्ड स्टोरेज जो है वो नहीं होना, यानी कि जिस टेम्परेचर में उस वैक्सीन को रखा जाना है अगर वो नहीं रखी जाती तो वो वेस्ट हो जाएगी, वो खराब हो जाएगी। दूसरा ओपन वायल वेस्टेज। ओपन वायल वेस्टेज में डिटेल में चर्चा करेंगे, बट क्योंकि पहला कारण जो है वो पूरे देश भर में हमें कोई भी रिपोर्ट नहीं किया गया है, ना ही ट्रांसपोर्टेशन की किसी तरह की प्रॉब्लम है, ना ही कोल्ड स्टोरेज की। दूसरा कारण ये है कि कोवैक्सीन एक जो बॉटल होती है उसमें 20 डोजेज आते हैं और कोविशील्ड में 10 डोजेज आते हैं। और अगर एक दिन में फॉर एग्जांपल 5 बॉटल्स खुलती हैं कोवैक्सीन की, टोटल मिलाकर हो जाते हैं 100 डोजेज। अगर उसमें से सिर्फ और सिर्फ 85 लोग ही आते हैं डोजेस को लेने के लिए, तो बाकी के जो 15 डोजेस हैं वो वेस्ट हो जाते हैं। उसी को हम वेस्टेज में गिनते हैं। तो उसी को लेकर क्या सरकारें अवेयरनेस नहीं फैला पा रही या फिर किस तरह की प्रॉब्लम है, लोगों में किस तरह का डर है, उसको आइडेंटिफाई करना होगा ताकि वैक्सीन के वेस्टेज पर काम किया जाए। और उसी तरह से कोविशील्ड के अगर 10 डोजेज एक बॉटल में आते हैं, उनमें से अगर 10 बॉटलें खुलती हैं और 100 में से 93 लोग जो हैं वो उस वैक्सीन को लगा देते हैं, 7 नहीं लगाते एक दिन में, तो वो 7 वैक्सीन जो है वो वेस्ट हो जाएगी, वो डोजेज वेस्ट हो जाएंगे। उसको लेकर सरकारों को काम करने की जरूरत है। उस पर सरकार ने ज़रूर फोकस जो है वो आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण में अपने ज़रूर कहा है, उस पर सरकारों को काम करने की ज़रूरत है। जम्मू एंड कश्मीर में भी इसी तरह के हालात जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। 6.6% मैंने आपको बता ही दिया कि वैक्सीन वेस्ट हो रही है। बाकी चलते हैं आज की बड़ी खबर की ओर, जो कि हमने आज तैयार की है कि एक ऐतिहासिक पल कुछ ही महीनों में जम्मू एंड कश्मीर के लिए आने वाला है, जिसमें कि जम्मू के रियासी डिस्ट्रिक्ट में स्थित एक जो बड़ा पुल, दुनिया का सबसे बड़ा जो रेलवे ब्रिज जो बनने जा रहा है 2021-22 के सेशन में, उसको लेकर काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है और एक बड़ी उपलब्धि भी हासिल की है। क्या है वो बड़ी उपलब्धि, इस खास रिपोर्ट में देखिए। कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने के लिए जम्मू के रियासी चनाब दरिया पर विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल के निर्माण कार्य में जुटे इंजीनियरों ने इतिहास रच दिया है। तय समय में पुल की नींव के लिए आर्क का निर्माण लगभग पूरा कर लिया गया है। जल्द उस पर लोहे का पुल बिछाने का काम शुरू हो जाएगा। 1400 करोड़ की लागत से पुल नदी तल से 359 मीटर की ऊंचाई पर बन रहा है। इस पुल की एफिल टावर से भी 35 मीटर अधिक ऊंचाई बताई जा रही है। दिसंबर 2021 तक विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल बनकर तैयार हो जाएगा। जम्मू बारामूला रेल सेक्शन में करीब 111 किलोमीटर लंबे कटरा बनिहाल सेक्शन का निर्माण तेजी से चल रहा है। इस सेक्शन में 97.6 किलोमीटर टनल और पुल में से होकर गुजरना है। इसमें 85 किलोमीटर का निर्माण पूरा कर लिया है। आपात स्थिति में प्रयोग में लाई जाने वाली 60.5 किलोमीटर लंबी एस्केप टनल बनाई जा रही है, जिसमें 53.50 किलोमीटर टनल का निर्माण पूरा हो गया है। वर्ष 2021-22 तक परियोजना पूरी हो जाएगी। पुल को सपोर्ट देने के लिए लगभग 96 केबलों का प्रयोग किया जा रहा है। बनिहाल से बारामूला तक रेलवे लाइन पहले ही बिछाई जा चुकी है। इंजीनियरिंग का नायाब नमूना इलाके में पर्यटकों के आकर्षण का एक केंद्र बन सकता है। इस पुल से राज्य के आर्थिक विकास में भी तेजी आएगी और सैलानियों को भी ट्रांसपोर्टेशन का एक बेहतर विकल्प मिल पाएगा। चनाब पुल में ऐसी तकनीक व उपकरण इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो विश्व में अपनी तरह का प्रथम प्रयोग है।
मसलन ये पहली बार है जब इतने ऊंचे पुल के निर्माण में चंद्राकार या मेहराब तकनीक आर्क को आधार बनाया गया है। ये आर्क एक छोर को दूसरे से अर्ध चंद्राकार में मिलाती है। आर्क के निर्माण के बाद अब ऊपर पुल फिर पटरी बिछेगी। पुल का एक छोर रियासी के कोड़ी तो दूसरा सिरा बक्कल में है। इंजीनियरिंग मार्वल तो है, तो क्यों बोलते हैं तो एक्चुअली कि इसमें चैलेंजेस लिया है, उसको अचीव किया है, इसलिए मार्वल है। चैलेंजेस हमने लिया है, चैलेंज लेके अगर अचीव नहीं कर पाए तो मार्वल नहीं बन पाता है। अभी हमने इसको चैलेंज लिया, इसमें काफ़ी सारे चैलेंजेस आए। एक तो आर्च जो आपने 359 मीटर हाइट है, जो एफिल कर्व से ऊपर की, जिसमें आपने गाड़ी को एक दिन में चलेंगे, जिसको हमें अचीव कर पाए। अगर अचीव नहीं कर पाए तो मार्वलस नहीं फील आता है। और कि यहाँ पे के ट्रांजिशन कर्व और कर्व में हमने इरेक्शन किया है, मतलब इरेक्शन मतलब पुश किया है कि डेक मतलब टॉप, तो एक मार्वलस है। और ये बड़ी हाफ फुटबॉल ग्राउंड के बराबर में इसका फाउंडेशन है। तो आप में जो दूसरी एंड है वो एक फाउंडेशन है आर्च का, इस साइड में का आर्च का फाउंडेशन है। तो दोनों हाफ फुटबॉल के बराबर, मतलब हाफ और 1/3 के बीच में आता है फुटबॉल ग्राउंड की, तो वो चीज़ फाउंडेशन में ये बेस करता है। तो मार्वलस है, उसी को करने के लिए यहाँ पे दोनों एक्सकावेशन किया क्या काफ़ी बड़ी है, नामक मार्वलस है, इंजीनियरिंग है। तो आप कभी जब बन जाएगा, अभी आर्च जुड़ चुका है, वो भी 0 एरर के साथ हमने जुड़ रहा है। तो अभी टॉप पार्ट बाकी है, वो शायद इसी मार्च में मार्च में बन रहा था। एक्चुअली इंजीनियरिंग जियोलॉजी पहला चैलेंज एक्चुअली हमें आया। माउंटेन इंस्टीट्यूट की यंग माउंटेन है, तो इसमें जो फॉल्ट्स जो इंग्लिश लैंग्वेज में हमने इंजीनियरिंग लैंग्वेज में बोलते हैं, इसमें काफ़ी सारे आए। तो इसमें जियोलॉजिस्ट जो भी इन्वॉल्व हुए हैं, जैसे बहुत सारे इंजीनियर्स यहाँ पे नरेश शर्मा है, विनय शर्मा है, दीज आर पीपल हु वर्क हार्ड। एंड इसमें एक्चुअली इन्होंने काफ़ी जियोलॉजी को अच्छे से देखा। बाद में काफ़ी सारे इंजीनियर हैं कि जैसे टैगोर से हैं, जैसे फारूक लोने हैं, मतलब बहुत सारे इंजीनियर्स यहाँ पे एक्चुअली ये है। तो इंजीनियर ने हर चीज़ को लेते हुए, इंजीनियरिंग को ध्यान में रखते हुए एक स्टेप करके नीचे लेके बेस किया। यहाँ पे नीचे एक ड्रिलिंग हमने काफ़ी किया है। रॉक, ये जो रॉक बोल्ट शॉर्ट क्रिएट किया, यहाँ पे पहली बार हमने डिविडेक बार का भी किया है, केबल एंकर्स किया है। तो हर चीज़ को एक एक्सपेरिमेंट ना करके इसको एक चीज़ हुआ कि इस चीज़ में जितना बेटरमेंट हम दे पाएंगे, हमने इसको दिया है। फिर आर्च को ठीक पॉइंट में मीट करना है, वो भी कि एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि हम 2 आर्च नहीं बना पाएंगे। दूसरा चीज़ है कि ये जो आर्च को जोड़ने के लिए ऊपर में केबल्स लगाया गया, स्ट्रैंड्स लगाया गया। वो स्ट्रैंड्स के क्या कि डिफरेंट 3 स्टेजेस ऑफ स्ट्रैंड मतलब आपको स्ट्रेस करना है, क्योंकि नीचे जो है कि फिक्स सपोर्ट है 50 एंड 40 में। तो उसमें आपको उसमें खींचना, कितना छोड़ना, एक टेक्निकलिटी। और दोनों पॉइंट में ये एक्चुअली ऊपर से ही होता है। जो आपने 50 एक येलो कलर, आप सॉरी ऑरेंज कलर हो, वाइट ऑरेंज का कलर का बैंड देखेंगे, उस पॉइंट में ही हमने पूरा वो करीबन 137 मीटर उस साइड है। एक आदमी को 137 मीटर चढ़ना है, प्लस फाउंडेशन 46 मीटर और 200 मीटर करीबन उसको चढ़ना है। वहाँ से जाके वो इंजीनियरिंग का काम भी करना है। तो आप मान सकते हैं उसको फुल डे वहाँ रह के स्ट्रेचिंग सिस्टम पूरा एनालाइज करना है। इतना हाइट फोबिया को हम अलाउ नहीं करते हैं। जो इसमें पास होता है तभी जाके कर सकता है। आज की फीचर स्टोरी में बात जिस तरह से मैंने पहले ही कहा कि रिंकू शर्मा की करने वाले हैं, ऐसे व्यक्ति जो लगातार मानसर में अपने गाने गाकर लोगों को एंटरटेन करते हैं। पर जिस तरह से गाने गाते हैं, एक चीज़ और काफ़ी लोगों को उनकी पता है कि अगर वो गाने गाते हैं तो वो साथ ही साथ नेत्रहीन भी हैं। वो जो है वो अपनी आंखों से वो देख नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो ज़रूर सिंपैथी तो ज़रूर जताते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो खूबसूरत आवाज़ की वजह से उन्हें पहचाना भी जाता है और देश भर में, दुनिया भर में उन्हें उन्हीं गानों की वजह से जो है वो मशहूर भी वो हुए हैं। और उनके साथ जो लोग गाने गाते हैं, उनके साथ बैठते हैं, तो वो भी फ़ोटो खिंचवाकर काफ़ी मशहूर हुए हैं। हम भी कई बार जाते हैं तो उनसे मुलाकात ज़रूर करते हैं। पर एक रिपोर्ट जो हमारे सामने आई है काफ़ी अच्छी नहीं है, उनके लिए ही नहीं बट पूरे देश के लिए, जम्मू एंड कश्मीर के लिए खासकर, कि अगर हम एक तरफ देखते हैं कि सब कुछ सही चल रहा है, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उनके पीछे की कहानी, उनका जो रियलिटी है वो किस तरह चल रही है। रिंकू शर्मा की कहानी हमारे तक पहुंची है कि पिछले 5 सालों से उनको जो विकलांग पेंशन होती है
वो उनको नहीं मिल पाई है। उन्होंने खुद ये बयान दिया है कि सन 1994 से लेकर 2015 तक उन्हें पेंशन मिलती थी, 70 रुपये से शुरू हुई थी और 400 रुपये तक उन्हें पेंशन मिलती थी लास्ट में 1 महीने की, पर वो भी पिछले 5 साल से उन्हें नहीं मिल पाई है। वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और बावजूद उसके सरकार उनकी बातें नहीं सुन रही है। एक इंसिडेंट छोटा सा आपके साथ शेयर करूंगा। एक स्टोरी करने हम गए किसी के घर, वो विकलांग थे, अनफॉर्चुनेटली उन्हें किसी तरह का एक्सीडेंट हुआ था और उन्हें परेशानी हुई और उनके जो दोनों हाथ हैं वो उनसे जो है वो उनके नहीं बचे। अब उनका परिवार जो है वो पूरी तरह से उन पर डिपेंड था, जिसके बाद उनके परिवार में उनकी पत्नी और उनके बच्चों को काम करने की ज़रूरत पड़ गई। हम उनके घर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि हम आपको बाइट नहीं देंगे, आपसे बात नहीं करेंगे। हमने पूछा क्यों नहीं देंगे, क्योंकि ये स्टोरी दुनिया को पता चलेगी, देश भर में पता चलेगी, सरकार को पता चलेगी तो शायद कोई फैसला सरकार आप पर ले सकती है, कुछ तरीके का मदद आपको कर सकती है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं कीजिए, क्योंकि हमारी बेटी जो है वो बड़ी हो चुकी है, उसकी शादी शायद नहीं होगी, क्योंकि लोग ये समझते हैं, जो हमारे समाज की सच्चाई है, जो सोच है, कि लोग ये समझते हैं कि इसका बाप तो विकलांग है, क्या ही कमाता होगा। तो ये कहानियां जब आप सुनते हैं तो ज़रूर ही लगता है कि एक तरफ ज़रूर हम स्टोरीज ज़रूर दिखाते हैं, रियलिटीज़ ज़रूर दिखाने की कोशिश करते हैं सरकार को, बट उसी तरफ जब समाज की हम बात करें तो समाज अभी तक भी उस तरह की सोच नहीं बना पाया है कि इन लोगों के तरफ भी ये लोग अलग नहीं हैं, बट क्योंकि किस तरह की नेचुरल या फिर क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से या फिर किसी एक्सीडेंट की वजह से ये ऐसा बन चुके हैं, तो उनको भी किस तरह के राइट्स, उनको भी किस तरह के फ़ायदे मिलने चाहिए सरकार ने हमारे लिए जो बनाए हैं, वो उन तक नहीं पहुंच पाते। तो उनकी रियलिटीज़ कौन सामने रखेगा। हमने रिंकू शर्मा की इस स्टोरी से आपके साथ साझा की है, बाकी इनका क्या कुछ कहना है इस पर आप इनकी बात भी सुनिए। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਦੀ ਦੂਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਵਿਕਲਾਂਗ ਹੈ ਜਾਂ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਹੈ ਜਾਂ ਬਲਾइंड ਹੈ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿੰਗ के हिसाब करने रवा देना, मतलब इस चीज़ का तो कुछ नहीं सोचा। जिन्ने भी इत्थे आए हर बंदे वोट मंगने आस्ते होंदे, जिसलै वोटिंग होंदी, इलैक्शन होंदी, उसलै हत्थ मलाई उठदे। ओह्दे बाद मतलब असें दिखदे गै नहीं हैन, नहीं असें बुलांदे और नहीं असें दिखदे और नहीं साढ़े कोल आंदे। और साढ़े जेह्ड़े कम्म भी साढ़े काफ़ी जेह्ड़े कम्म रुके दे न। और मैं जिसलै जन्ना रस्ते बिच जन्ना, हूँ गल अगर करनी है तो सारी करनी है, और मैं जिसलै रस्ते बिच जन्ना तो वो जेह्ड़ा रस्ता है मेरा, अगर वो रस्ता कदें कोई दिक्खेआ कि उस रस्ते डंगर भी नहीं चली सकता है जिस रस्ते में जन्ना। पेंशन भी चलो 1000 रुपये लगी दी हो, चलो अपनी, और नहीं तो चलो इत्थों को किन्ने के चिर कम्म कर लेना च, चलो अगे बधी भी जाके कम्म करगे, असीं कोई गल नहीं है कि बधी भी जाके प्रोग्राम करगे अपने। पर तां भी अगर जी विकलांग दी जी सरकार की पेंशन है, जी सेंटर गौरमेंट ने पेंशन लाई दी है, वो तो देनी चाहिए ना, इन्हें को घर थोड़ी देनी है, वो तो इन्हें देनी चाहिए है, क्योंकि सेंटर गौरमेंट दिया दी है। अगर सेंटर गौरमेंट दिया दी है तो ये नहीं दिंदा गया। 94 च लगी पेंशन मेरी। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਮਿਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ पेंशन मेरी कम से कम कोई 94 को ला ली है, तो कोई 2012 13 14 15 तक मिली है। ਕਿੰਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ मिगी पेंशन मिलती उसलै 70 रुपये की पुल को ला ली है, प्लस 400 रुपये पर मेरी पेंशन बंद होगी। तो ये कुछ रियलिटीज़ हैं। डिसेबिलिटी बोर्ड की बात की जा रही थी, जम्मू एंड कश्मीर में शायद बीच में बनाया भी गया था, अभी तक उस पर कोई भी खबर नहीं है। कई सारे ऐसे लोग हैं जो सफ़र लगातार कर रहे हैं। हम एक स्टोरी दिखाकर आप अगर उनकी मदद भी कर देंगे तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा इम्पैक्ट होगा जितना इम्पैक्ट सरकार इस डिसेबिलिटी बोर्ड बनाकर और उनको लोगों को किस तरह की परेशानियाँ आ रही हैं उसको आइडेंटिफाई कर कुछ ग्रुप्स बनाए, कुछ ऐसी टीम्स बनाए ताकि इन लोगों तक डायरेक्टली मदद पहुँचे, कुछ कामकाज इनके लिए दिए जाएँ, कुछ रोज़गार के साधन इनके लिए बनाए जाएँ, ताकि ये एक सेल्फ रिस्पेक्टेड ज़िंदगी जो है वो हासिल कर पाएँ। बाकी आज के इवनिंग एडिशन शो से मुझे और मेरे कैमरा पर्सन कमल सिंह को दीजिए इजाज़त। ऐसे और वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए, इवनिंग एडिशन शो के लिए आप ही बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।